फयाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। वी मिस यू ऑन आवर ग्रीटिंग्स। एक आप और एक सबू आर वेरी स्ट्रॉन्ग टीम मेंबर, बोथ ऑफ यू, एंड ऑफ कोर्स ग्रेग वर मिसिंग इन आवर क्रिसमस एंड मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी हॉलीडेज़ के मैसेज में। बट फयाज वराना साहब, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। सर, पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं आज। I was definitely with the broken heart the way they treated these people from Balochistan। और इस वक्त हमारे जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, he is also from Balochistan and I'm surprised how dare वो बाज़ तस्वीरें देख के कि जिस तरह से औरतों से उनके बच्चों को छीना गया और जैसे औरतों को खींचा गया, घसीटा गया। इट वॉज़ वेरी सैड। आप गज़ा को रोते हैं, इसीलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लोग गज़ा के अगेंस्ट बोले कुछ नहीं। फरमाइए जनाब, पाकिस्तान की कंडीशन के बारे में आप पूरी की पूरी खबरें कवर कर लें। पाकिस्तान की बात में बात करते हैं। पहले आपने कहा कि आप हमें भूलते नहीं। आप नहीं भूलते, लेकिन कभी कभी कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं ना, आंख हो जल पहाड़ हो जल। तो मैंने कहा आप जो है वो उस मुहावरे को दुरुस्त साबित करने के लिए हमारे साथ, मेरे और सबू के साथ ये सलूक हो रहा हो। कभी कभी मुहावरे भी दुरुस्त साबित करने पड़ते हैं ना। एक बात। दूसरी बात, आपने अभी विलेज टेस्ट का ऐड पढ़ते हुए आपने कहा आज फ्राइडे है, और अगर आपने फलां चीज खानी है तो फलां जगह चले जाएं। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा आज फ्राइडे कैसे हो गया भाजी? आज थर्सडे है, फ्राइडे कल होगा। अच्छा मेरा फ्राइडे चल रहा है ना। अगर हम हर चीज को सही करते रहे ना तो पूरा दिन इसी में गुजर जाएगा सर। फयाज भाई, नहीं, सही इसलिए भी करना जरूरी होता है ताकि जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें पता चले कि वी आर रियल पीपल, वी आर नॉट फेक। हम कोई मेड अप स्टोरीज नहीं होती हमारा कोई स्टेज नहीं होता, हमारे कोई क्वेश्चंस पहले से तय नहीं होते, हमारा कुछ पहले से तय नहीं होता। वी आर जस्ट like an ordinary overseas Pakistanis। और हम जो बोलते हैं, हम जो कहते हैं, हम जो सोचते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम वही बोलें जो ओवरसीज पाकिस्तानीज की ओवरऑल पहचान है, ओवरऑल सोच है। क्योंकि हमारा प्रोग्राम देखने वाले, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, चाहे इनलैंड पाकिस्तानीज जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, उन तक हमारा जब मैसेज जाता है तो वो हमें जिस ऐनक से देखते हैं, वो इस ऐनक से देखते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए मीडिया पर्सन्स हैं, आम लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मुख्तलिफ ओपिनियन मेकर्स हैं, उनकी बात तो हमने सुन ली। चलें अब जरा ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात सुनते हैं। ई आवाज टेलीविजन पे बैठी होंगी आरफा मुजफ्फर, उनकी बात सुनते हैं, फयाज वलाना की बात सुनते हैं, माजिद जमाल शाजिया मलक की बात सुनते हैं। तो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो व्यू है वो उन्हें पता चलना चाहिए। तो हम उन्हें, ये भी अच्छी बात है कि हम नेचुरल लोग हैं और हम वही सारी गलतियां हमसे एक्सपेक्ट करें जो एक आम आदमी से की जाती हैं। और हमारे पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि अंधों की तरह इन पे एतमाद ना करें और उन्हें फरिश्ता ना समझें, उन्हें अपना खुदा ना बनाएं। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बेनजीर भुट्टो चली गई, उनके बेटे बिलावल भुट्टो हो, कोई भी लीडर है, उन्हें इंसान समझें। जब आप उन्हें इंसान समझ के चलेंगे तो फिर उनकी गलतियों, खामियों, खूबियों को भी बतौर इंसान ही आप लेंगे और फिर आपको फैसला करने में आसानी होगी। और अगर अल्लाह ना करे किसी जगह वो आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरेंगे तो आपका दिल उस तरह नहीं टूटेगा जिस तरह टूटता है। आपने बलूचिस्तान की बात की, यकीन माने वो तस्वीरें देख के शायद ही कोई बंदा हो जिसके आंखों में आंसू ना आए हो। वो बंदा, वो चंद सेकंड की वीडियो है, वो बंदा नहीं देख सकता। जिस तरह बलूचिस्तान की जो एहतजाज करने वाले, वो बेचारे तुर्बत से चले हैं। दिखाते जाएं जब तक फयाज भाई इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आई विल सेंड तुर्बत से वो चले हैं एहतजाज करते हुए। वो पहले डेरा इस्माइल खान गए हैं, डेरा इस्माइल खान से कुछ इस्लामाबाद पहुंचे हैं, कुछ पेशावर पहले पहुंचे हैं, फिर पेशावर से इस्लामाबाद पहुंचे हैं। और जब इस्लामाबाद वो आए हैं तो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने से उन्हें रोका गया और उन्हें फिर कोई घंटे 2 घंटे बाद छोड़ा गया। और 1 किलोमीटर वो आगे चले हैं तो आगे फिर पुलिस आ गई। और फिर किस तरह कल रात उन पे किस तरह हमला किया गया, किस तरह उन्हें उठाया गया, यकीन माने समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही नहीं है। अब उस्मान डार जो है, उसकी वालदा को तो आप कह सकते हैं जी कि वो पॉलिटिकल है, आप उस पर कह सकते हैं कि जी उन्होंने कल वोट लेने हैं, वो इस तरह करने हैं। अब ये जो बलूचिस्तान से लोग आके इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमने इस्लामाबाद प्रेस क्लब तक पहुंचना है, नेशनल प्रेस क्लब है, और हम समझते हैं कि वहां हम जाके अपना एहतजाज करेंगे तो हमारी आवाज उठाई जाएगी और हमारी आवाज में कुछ और लोग मिल जाएंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है, ये जो सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजों पे तो ऐसी इनकी जेर जबर भी चेंज नहीं होती। एक स्टेंसो स्टाइल किस्म की कॉपीज इनकी प्रेस रिलीजेज आ जाती हैं। जब इन्हें कोई ऊपर से इन्हें कहता है कि फलां मामले में फौरी तौर पर आप जो है
काजी फायज ईसा के फलां फैसले से इख्तलाफ कर लें तो समझ नहीं आती। वैसे उनके आपस में इख्तलाफात हैं, सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान बार काउंसिल, एक ग्रुप जो है एक जगह बरसर इक़्तिदार है और दूसरा उसका मुखालिफ ग्रुप दूसरी जगह बरसर इक़्तिदार है। वैसे उनकी अपने पॉलिटिकली भी वो ओपिनियनेटेड लोग हैं, उनकी अपनी अपनी राय है, अपने अपने ग्रुप हैं, अपने अपने धड़े हैं। लेकिन जब ऊपर से हुक्म आ गया तो आपने देखा कि एक ही दिन दोनों की तरफ से प्रेस रिलीज आ गई और दोनों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक अपनी स्टेटमेंट दे दी। तो जब ऊपर से कहा जाता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या उन सबको ये नजर नहीं आ रहा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? और फिर चलें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या बार काउंसिल को भी छोड़ दें, कहां गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कहां गई मुस्लिम लीग काफ, कहां गई मुस्लिम लीग जेड, कहां गई पीपल्स पार्टी पेट्रियाट, कहां गई पीपल्स पार्टी असली वाली और नकली वाली, कहां गई तहरीक इंसाफ, कहां गए वो अपने तहरीक इस्लाहत वाले, अपने जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन अब बना लिया और पगड़ी का इंतखाबी निशान ले रहे हैं? क्या आज उनकी पगड़ी उनके सर पे सलामत रही है जब बलूचिस्तान की उन माओ बहनों और बच्चों को गिरबान से पकड़ के पाकिस्तान इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस के लोगों ने उन्हें जो है उठा के घसीट के गाड़ियों में फेंका और फिर पता नहीं नामालूम मकाम पर उन्हें ले गए? वो क्या कह रहे थे? सिर्फ वो इंसाफ मांग रहे थे ना। लेकिन किधर गई ये सारी तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान? क्या ये इस्तेकाम आप पाकिस्तान में ये इस्तेकाम इस तरह का इस्तेकाम लाना चाहते हैं? और फिर आप बात करते हैं इंटरनेशनली, यहाँ वाशिंगटन डीसी में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आके बात करते हैं और वहां वो कहते हैं जी कि मेरे पास 3 C's हैं और मैं इन 3 C's पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। फिर उन्होंने अपने 3 C's एक्सप्लेन किए हैं। उन्होंने कहा है करेज, कॉम्पिटेंसी एंड करैक्टर। ये करेज पंजाब पुलिस की आईजी उस्मान अनवर की, ये करेज आपने दिखानी थी। ये कॉम्पिटेंसी है हमारी इस्लामाबाद पुलिस की और ये करैक्टर है हमारी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का और एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस का और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का और लॉ इन्फोर्समेंट इदारों का। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, आपको सिर्फ एक इमरान खान पे की तरफ आप उंगली करते हैं और आपको करेज भी चाहिए तो इमरान खान में चाहिए, आपको उसके करैक्टर पे भी शक है तो इमरान खान के करैक्टर पे शक है, और अगर आपको कॉम्पिटेंसी में भी कोई इमरान खान नायल नजर आता है, पर्चियों पे तकरीरें पढ़ने वाले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट, अपना उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे उनके सामने पर्चियों से रसीदें पढ़ने वाले आपको, वो बंदा आपको बहुत कॉम्पिटेंट नजर आता है। और करेज भी आपको उसी में नजर आती है जिसमें आपके एक साबिक आर्मी चीफ ने जब कारगिल द्रास सेक्टर पे जाके इंडिया को उसकी गर्दन से दबोच लिया था, तो आपके उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भागते भागते क्लिंटन की एक टेलीफोन कॉल पे यहाँ वाशिंगटन डीसी आके माफी मांग के इन्होंने फोर्सेस वापस बुलवा ली थी। क्या इस तरह का करेजफुल आपको प्राइम मिनिस्टर चाहिए, नवाज शरीफ जैसा दोबारा, जिसने ये करेज दिखाई थी जब आपने इंडिया को दबोच लिया था हमारी पाकिस्तान आर्मी ने कारगिल द्रास सेक्टर पे? उनकी सारी उनकी पीछे से उनको जो गुमक आनी थी वो बंद कर दी थी, और अगर 2 दिन इसी तरह वहां से स्टैंड स्टिल पोजीशन रहती तो पूरा कश्मीर जो है वो आजाद करा लेती हमारी पाकिस्तान आर्मी। क्या वो करेज आपको चाहिए? उस तरह का प्राइम मिनिस्टर चाहिए? कॉम्पिटेंसी आपको उस तरह की चाहिए जो पर्चियों से पढ़े? अजीब बात है। करैक्टर ये चाहिए आपको जो तोशा खाना घड़ी तो आपने एक पकड़ ली, लेकिन 6 लाख की BMW कार आपको नजर नहीं आई। ये आपको चाहिए करैक्टर? इस करैक्टर का बंदा चाहिए आपको जो 6 लाख की BMW उड़ा के ले जाए और उसे डिक्लेयर भी ना करे और बाद में उसे बताए भी नहीं और पूछे भी नहीं। हजूर क्या बात करते हैं आप? जब बातें करते हैं वो इंटरनेशनली रिपोर्ट होती हैं और इंटरनेशनली दुनिया देखती है। और आपने फिर आप जब यहाँ दौरे पे आए हुए थे, पीछे जो आपके नुमाइंदगान थे उन्होंने क्या कमाल किया। एक इंटरनेशनली अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इमरान खान का एक खिताब उनके IT के लड़कों ने, PTI वालों ने अगर एक खिताब बना ही लिया था और उसे आने और आप जाने देते तो सिर्फ इतनी सी खबर छपती कि ये हुआ है। लेकिन फिर तो पूरी हिस्ट्री आई, फिर पूरी हिस्ट्री छपी। कौन सा मीडिया है जिसमें वो बात नहीं छपी? इमरान खान का PTI का ऑनलाइन जलसा और उसे पाकिस्तान में ब्लैकआउट किए जाना। पाकिस्तान में जब तक वो ऑन एयर रहा ऑनलाइन जलसा PTI का, इतनी देर तक पाकिस्तान में वहां फाइबर टेक्नोलॉजी भी हमारी फेल हो गई, इंटरनेट सर्विस भी बंद हो गई, पूरा पाकिस्तान स्टैंड स्टिल रहा। पाकिस्तान में किसी बंदे का, किसी बाप का बेटी के साथ, किसी माँ का बेटे के साथ, किसी बहन का भाई के साथ राब्ता नहीं था। आपने राब्ते पूरे पाकिस्तान के मनकता कर दिए विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड कंट्री के साथ। $1.3 बिलियन का नुकसान हुआ इतनी देर के दौरान। आपने सिर्फ इस बात पे कि इमरान खान का स्पीच इमरान खान की बाहर न चली जाए, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब उन्होंने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इमरान खान का खिताब ऑन एयर किया तो वो दुनिया में खबर बन गई कि पहला लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है जो खुद बिहाइंड दी बार है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसका खिताब पूरी दुनिया में सुनाया गया है। और ये खबर फिर BBC ने बताई, वॉइस ऑफ अमेरिका ने बताई, वाशिंगटन टाइम्स ने बताई, वाशिंगटन पोस्ट ने बताई, इंडिया के टाइम्स ऑफ इंडिया जिसकी सर्कुलेशन 3 करोड़ है डेली की, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताई। और इंडिया का शायद ही कोई ऐसा चैनल रहा होगा जिसपे उसने आधा घंटे के प्रोग्राम नहीं हुए, डिस्कशन नहीं हुए, इमरान खान को डिस्कस नहीं किया गया। और फिर लोगों ने पूछा कि वो क्यों बिहाइंड दी बार है। जिनको नहीं भी पता था उन्हें भी बताया गया कि वो इस वजह से बिहाइंड दी बार है। और फिर सारे केसेस सामने आए, और फिर जनाब हमारे आर्मी चीफ साहब का और DG ISI साहब का भी जिक्र आया, फिर नवाज शरीफ साहब जो डील करके पाकिस्तान पहुंचे उसका भी जिक्र आया।
फिर उसमें पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो का किरदार भी जो है वो भी डिस्कस किया गया कि वो क्या कर रहे हैं, बड़े वो लेफ्टिस्ट बनते हैं और सिविल लिबर्टीज के बड़े चैंपियन हैं, और उनकी माँ और उनके नाना भी सिविल लिबर्टीज के बड़े चैंपियन थे। और फिर ये भी किस्सा आया कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो को इस तरह बिहाइंड दी बार रख के फिर उसे हैंग कर दिया गया था। क्या इमरान खान के साथ भी खुदा न करे ऐसा ही कुछ होने वाला है? ये सारे किस्से कहानियां दुनिया भर के अखबारात में 24 घंटे के अंदर अंदर डिस्कस हुए, और फिर दुनिया ने लान तान किया पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान की मौजूदा क्यादत को भी और मुख्तदर हलकों को। और जहां तक हमारे इस वक्त के डमी प्राइम मिनिस्टर की बात है अनवर उल्लाह काकड़ साहब को, उन्हें तो शायद ये वीडियो देख के ही आज रिजाइन कर देना चाहिए था, लेकिन कोई एहसास हो, कोई शर्म हो, कोई हया हो तो कोई एहसास करे। उन्हें तो एहसास ही नहीं है। शायद वो उनके शनाख्ती कार्ड पे जो एतराज किया जाता है कि वो शायद अफगानी शनाख्ती कार्ड अफगानिस्तान से थे और पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड उन्होंने जबरदस्ती बनाया हुआ है, वो ये बात सच साबित करने पे तुले हुए हैं कि हाँ वाकई मेरा बलूचिस्तान से कुछ लेना देना नहीं। बलूचिस्तान की बेटियों को, बलूचिस्तान के बेटों को, बलूचिस्तान के बच्चों को मार दिया जाए तुर्बत में, और उनकी बेटियां, उनकी बहनें, उनकी बीवियां और उनके अजीज व अकारब इस्लामाबाद में एहतजाज करने आए तो उन पे इस तरह जो है वो पाकिस्तान पुलिस और पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस उन पे इस तरह पिल पड़े। ये बताना चाहते हैं अनवर उल्लाह काकड़ साहब, अफसोस का मकाम है जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। सुबह से लेकर शाम तक वहां से कोई अच्छी खबर नहीं आती। आप देखें जिस तरह जो इलेक्शन में अभी इस वक्त नामजदगी का कल आखिरी दिन है, आज दूसरे दिन तक अब तक ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान भर में शायद केपीके में थोड़े से हालात खराब हैं, लेकिन केपीके पुलिस कहाँ पीछे रह सकती है। वहां गवर्नर जो है मौलाना फजल रहमान साहब के दामाद हैं, तो वो भी अपने तौर पर जो कर सकते हैं करते हैं। केपीके में एक उम्मीदवार को उन्होंने वो कागजात नामजदगी लेके निकला वहां से, तो उसे पुलिस ने पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। बाद में पता चला कि वो पीटीआई का नहीं था, वो पीपल्स पार्टी का था। वो बंदा इतना दिल बर्दाश्ता हुआ, उसने अनाउंस कर दिया, उसने कहा मैंने इलेक्शन ही नहीं लड़ना। आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये जो कागजात नामजदगी लेके अंदर से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस से बंदा लेके आ रहा है, ये पीटीआई का है, पीपल्स पार्टी का है। हाँ, मुस्लिम लीग नून का आपको पता है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून वालों को तो आप घर जाके उनके कागजात नामजदगी उनको दे रहे हैं, उनको तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास आने की जरूरत नहीं है। और ये सब कुछ दुनिया देख रही है, और ये दुनिया जरूरी नहीं कि लोग पीटीआई के वोटर हों, लेकिन आपकी इन हरकतों की वजह से जो बचे कुचे 2, 4, 6%, 10% मुस्लिम लीग नून के वोटर थे या न्यूट्रल थे लोग, या अभी सोच रहे थे कि हमने वोट किसको देना है, आप उनको ये फैसला करने में आसानी कर रहे हैं उनकी, जहां 8 फरवरी को आपने उस पार्टी को वोट देना है जो इस वक्त जेर अताब है, जो मजलूम है। और आपको पता है कि पाकिस्तान भर के लोग, चाहे वो केपीके के हों, पंजाब के हों, सिंध के हों या बलूचिस्तान के हों, और बलूचिस्तान के तो स्पेशली, वो हमेशा मजलूम के साथ खड़े होते हैं। आप ये साबित क्या करना चाहते हैं? और जो कुछ अब तक हो रहा है उससे तो यही साबित हो रहा है कि पीटीआई मजलूम है और पीटीआई को वोट दिया जाना चाहिए, और लोग देंगे भी। जी भाई, बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी तफसील से ये तमाम चीज़ें बताई। और पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन का जो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक बयान आया कि शायद नागज़ीर वजूह की बिना पे हम चंद दिन के लिए इलेक्शंस को आगे करेंगे, और मुस्लिम लीग नून को अगर जितवाते हैं तो आपका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी कैन एक्सेप्ट जो फेवर्स चल रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के लीडर्स जो इस वक्त आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट के हैं, मोस्ट ऑफ देम और किसी न किसी तरीके से उनकी जो किनारे हैं वो मुस्लिम लीग से ही मिलते हैं। तो आपका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी क्या, डू यू थिंक कि इसको आराम से डाइजेस्ट कर लेगी? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होने वाली है। आप मुझे याद कराइएगा, मैं भूल ना जाऊं, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बतानी है। गुफ्तगू में ज़ाहिर फ्लो में बंदा भूल जाता है, लेकिन मुझे याद कराइएगा कि 2 बातें कौन सी हैं। ये जो अभी आप बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी डाइजेस्ट करेगी, अभी तो बड़ा गुमसान का रन पड़ना है। ये क्रिसमस होने दें, न्यू ईयर नाइट गुजरने दें, जनवरी के पहले हफ्ते से असल खड़ाक शुरू होगा, क्योंकि अभी लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। आपने कल देखा मुस्लिम लीग नून के टिकटों की तकसीम का, उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, और टिकटों के पार्लिमानी बोर्ड जो उनका टिकटें तकसीम करने वाला बोर्ड था, वहाँ मियां नवाज शरीफ साहब भी थे और मरियम नवाज भी थी। और इस वक्त क्योंकि मुस्लिम लीग नून पे बात इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि लग ये रहा है कि शायद वो इक़्तिदार में आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर उनको ही हम डिस्कस करेंगे। वहाँ तहमीना दौलताना को, जब तहमीना दौलताना ने कोई बात की तो मरियम नवाज ने कहा कि आप खामोश रहें। अब वो उसके वालिद साहब की उम्र की खातून है, और तहमीना दौलताना उन 5 करैक्टर्स में से हैं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़ के 99 में मुशर्रफ के साथ डील करके भाग गए थे, और पाकिस्तान में जो पीछे उनके हवारी थे, जो उनके साथ थे, गोर अयूब खान मरहूम थे, जनरल मजीद मलक मरहूम थे, सीनियर नायब सदर थे मुस्लिम लीग नून के, चौधरी शुजात वगैरह थे, सारे बड़े लीडर जो थे वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ गए थे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने हमें बिट्रे किया है, हमें बताए बगैर वो डील करके बाहर चले गए हैं, और हम हत्ता के जेल में
एक खोली में मियां नवाज शरीफ साहब थे, साथ वाली खोली में जो मुस्लिम लीग नून के लीडर थे उनको भी नहीं बता के गए थे कि मैं जा रहा हूं। तो जब इस हद तक बिट्रेयल उन्होंने देखा तो बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग नून छोड़ के और फिर उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग बना ली, जो बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बनी। वो चले गए। सिर्फ 5 बंदे उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का नाम लेने वाले पाकिस्तान में रह गए थे। एक जावेद हाशमी थे जो आज उनके साथ नहीं है, इकबाल जफर झगड़ा थे, मशाहिदुल्लाह खान थे, अल्लाह जिन्हें नसीब करे फौत हो गए हैं, और एहसन इकबाल थे, और ये तहमीना दौलताना, और एक कामरान भी थे, नदीम कामरान भी थे। नदीम कामरान होंगे साइड पे होंगे किसी प्रोविंशियल लीडरशिप में। मैं मेन लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की मेन लीडरशिप में 5 बंदे थे और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, यही उनके लिए बोलते थे। जावेद हाशमी, तहमीना दौलताना, एहसन इकबाल, इकबाल जफर झगड़ा, मशाहिदुल्लाह खान, 5 बंदे थे। उन 5 में से आज तहमीना दौलताना से मरियम नवाज पूछ रही हैं कि आपकी पार्टी के लिए खिदमात क्या हैं। मरियम नवाज साहिबा, मैं आपको बताता हूँ उनकी पार्टी के लिए खिदमात क्या हैं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून 90 की दहाई में इनकी आपस में लड़ाई चल रही थी और इंतहा की लड़ाई थी, तो एक दफा इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के अंदर हुकूमत इनकी थी, अटैक किया पीपल्स पार्टी वालों ने, तो वहां लड़ाई हुई और लड़ाई इस हद तक हुई। एक राव कैसर अली खान थे औकाड़ा से, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे और बहुत तेज बोलने वाले थे, इनके फ्रंट लाइन रनर थे, कौमी असेंबली के मेंबर थे। उन्होंने स्पीच की असेंबली में तो बाहर दावा बोल दिया पीपल्स पार्टी वालों ने, तो वहां से अंदर से उन्हें मारते हुए पीपल्स पार्टी के जहरे उनके पीछे पड़े। पीपल्स पार्टी वाले अंदर दाखिल हो गए थे पार्लियामेंट हाउस में, तो कौमी असेंबली के मेन हॉल से उन्हें मारते हुए नीचे लेके आए और सीढ़ियों से उन्हें ठुड्डे मारे, तो वो सीढ़ियों से फुटबॉल की तरह नीचे गिरे। और जब फुटबॉल एंड पे आके वो फुटबॉल की तरह कैसर अली खान साहब रुके, तो आगे बिल्कुल मैं खड़ा था, हम रिपोर्टर थे, हम इस्लामाबाद में उस वक्त एक्टिव रिपोर्टिंग कर रहे थे। मैं बिल्कुल, मेरे पांव में आके कैसर अली खान साहब गिरे और कैसर अली खान साहब को ठुड्डों से मार रहे थे पीपल्स पार्टी के जियाले। और फिर मैंने उस वक्त अपना कागज कलम हमने छोड़ दिया और हम आगे खड़े हो गए, दीवार बन गए, और कैसर अली खान साहब को हमने उन ठुड्डों से बचाया। एग्जैक्टली एक जियाले का ठुड्डा उनकी यहाँ कनपट्टी तक पहुंच चुका था और मैंने वो अपने पांव पे खा के रोका और उन्हें पकड़ के हमने एक कमरे में बंद किया और उनकी जान बचाई। बाहर तहमीना दौलताना और शहजादा कौसर गिलानी, जिन्हें बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर में मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाया और अपना मिनिस्टर भी बनाया उन्हें। शहजादा कौसर गिलानी भी बड़ी हार्ड लाइनर थी। शहजादा कौसर गिलानी ने पूरी इस्लामाबाद की मीडिया और जो लोग बाहर पुलिस वाले थे उनकी मौजूदगी में उनके बॉडी के नाजुक हिस्सों को पकड़ा और वहां उसकी तस्वीरें बनी और सुबह के अखबारात में वो छपी, डॉन में फ्रंट पे छपी, न्यूज में छपी, पाकिस्तान के तमाम उर्दू इंग्लिश अखबारात में वो तस्वीरें छपी। तहमीना दौलताना को शहजादा कौसर गिलानी ने हाथों से पकड़ के उसका बुरा हाल किया और वो तस्वीरें छपी। तहमीना दौलताना ने ये किया। इन लोगों की इन्होंने आपके बाप के लिए, आपकी मुस्लिम लीग नून के लिए इनकी खिदमत है। आप उस वक्त छोटी थी मरियम नवाज साहिबा, आप उस वक्त मेडिकल कॉलेज के दाखिलों के पीछे फिर रही थी या FSC कर रही थी या प्राइम मिनिस्टर हाउस में अय्याशी कर रही थी। आपको कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। आपके पार्टी के लिए, आपके वालिद साहब के लिए, आपके चचा जान के लिए इन लोगों की बहुत खिदमत है। इनसे दोबारा मत पूछिएगा कि आपकी क्या खिदमत है। मुझे यकीन है कि तहमीना दौलताना ये फिक्रा सुनने के बाद गुज़श्ता काल से अब तक शायद उनके आंसू ना रुक सके हों क्यों मेरी इस पार्टी के लिए क्या खिदमत है। और ये दिन आने वाले दिनों में ये और होने वाला है। शाहिद खान अब्बासी पहले पार्टी को छोड़ चुके हैं, चौधरी निसार अली खान पहले ये फिक्रा सुनने से पहले छोड़ चुके हैं कि कल तक कोई बच्चा उठ के मुझे कहे कि आपकी पार्टी के लिए क्या खिदमत है। आप देखिए, मेहताब अब्बासी पहले छोड़ चुके हैं मुस्लिम लीग नून के। आप देखिएगा अभी आइंदा 2, 4, 6 दिनों में जब टिकटें अनाउंस होंगी तो इस मजीद इनके अंदर के झगड़े शुरू होंगे। अभी इस वक्त क्लियर कट 2 ग्रुप है मुस्लिम लीग नून में, एक शहबाज शरीफ ग्रुप है, एक नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज ग्रुप है। और अभी ये तय हो रहा है कि मरकज में कितने टिकट शहबाज शरीफ ग्रुप को मिलते हैं और कितने नवाज शरीफ ग्रुप को मिलते हैं। एक लड़ाई इनकी होगी पार्टी के अंदर, दूसरी लड़ाई एक और हो रही है। वो लड़ाई हो रही है तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान की। तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान एडजस्टमेंट चाहती है मुस्लिम लीग नून के साथ। अब तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान की अगर मरकज में 25 से 30 सीटों पर और पंजाब में 45 से 50 सीटों पर अगर सीट एडजस्टमेंट हो गई नून लीग की, तो इट मींस ये मैसेज जाएगा पीपल्स पार्टी को क्लियर कट कि यू आर नो मोर रिक्वायर्ड। अब आपकी जरूरत नहीं है। अब तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून आइंदा हुकूमत बनाएंगे। मरकज में शहबाज शरीफ होंगे और पंजाब में अलीम खान होंगे। और ये मैसेज पीपल्स पार्टी को जाएगा। जब ये मैसेज पीपल्स पार्टी को जाएगा, फिर पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी अपने पत्ते शो करेंगे। फिर वो इनको वही धोबी पट्टा इन्हें लगाएंगे जो इन्होंने पहले इमरान खान को जरदारी साहब ने लगाया था 2022 में और उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद किया था। जरदारी साहब को ये लाइटली ले रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब। वो शायद समझ रहे हैं ये खामोशी से जरदारी साहब बैठे हुए हैं और बलूचिस्तान पे भी हम शब खून मार लेंगे, क्योंकि जरदारी साहब का प्लान था कि हम सिंध के बाद हमारा अगला प्रोविंस बलूचिस्तान होना चाहिए।
वहां बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी में उन्होंने शामिल कर लिए, लेकिन अब मरियम नवाज ने अनाउंस किया है कि अगले हफ्ते मैं खुद जाकर बलूचिस्तान में बैठूंगी और मैं देखूंगी कि बलूचिस्तान हमारे हाथ से कैसे जाता है। अब जब मरियम नवाज बलूचिस्तान जाएंगी, वहां बैठेंगी, तो ये जरदारी साहब के लिए दूसरा मैसेज होगा कि यू आर नो मोर रिक्वायर्ड। फिर जरदारी साहब वही मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ सिंध हाउस में बंदे बिठा के यूज की थी। वो फिर बताएंगे कि मैं रिक्वायर्ड नहीं हूं, देन आई एम गोइंग टू जॉइन माई हैंड्स विद पीटीआई। फिर आसिफ जरदारी साहब पीटीआई के हक में एक दो बयान देंगे, फिर समझ लगेगी मियां शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और मरियम नवाज को और तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले अलीम खान और जहांगीर तरीन को कि जरदारी साहब क्या करते हैं। इससे पहले स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, कमर जमान कायरा स्टेटमेंट दे चुके हैं पीटीआई के हक में, फैसल करीम कुंडी दे चुके हैं, नदीम अफजल चंद दे चुके हैं और मुस्तफा नवाज कोकर पीपल्स पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन वो पीटीआई के और इमरान खान के हक में खुल के बोल रहे हैं। जब ये लोग सारे दोबारा एक दफा एक रिदम के साथ इमरान खान के और पीटीआई के हक में बोलना शुरू करेंगे, फिर हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी और ये मियां बिरादरान को भी समझ लगेगी कि जरदारी साहब को इग्नोर करना महंगा पड़ा। लेकिन जरदारी साहब को अगर ऑन बोर्ड लेंगे तो फिर अलीम खान और जहांगीर तरीन हाथ में नहीं रहेंगे, और अगर जहांगीर तरीन और अलीम खान को ऑन बोर्ड लेंगे तो जरदारी साहब उनके हाथ में नहीं रहेंगे। तो इसलिए खेल बहुत दिलचस्प होने लगा है और ये दिलचस्प न्यू ईयर के बाद होगा। जी बहुत शुक्रिया। आपने दो बातें इंपॉर्टेंट करनी थी, फिर मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप उन दो इंपॉर्टेंट बातों को भी कवर कर लें। पहली बात यह है कि ये जो हम बातें करते हैं हम सारी करते हैं, अखबारात देख ली, टेलीविजन के प्रोग्राम सुन लिए, दो चार लीडरान से बात हो गई, उससे होती है, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है उसके लिए मैं एक छोटा सा वाकया आपको बताता हूं। सांगला हिल पंजाब में एक गांव है रतियां राइयां एक गांव है छोटा सा। उस गांव के 70 नौजवानों ने जो अंडर 25 ईयर्स की एज है उनकी 70 नौजवानों ने अगले दिन एक मीटिंग की, एक हलफ लिया उन्होंने और उस तंजीम का नाम उन्होंने रखा 70। और उस रतियां राइयां की 70 तंजीम जिसके 70 नौजवानों ने जो अंडर 25 ईयर्स की एज के हैं, उन्होंने ये फैसला किया है और हलफ लिया है कि आइंदा 8 फरवरी के इलेक्शन में हमने किसी कैंडिडेट को अपने गांव में दाखिल नहीं होने देना वोट मांगने के लिए, और जो आएगा वो नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। और उन्होंने ये बात अपने तमाम गांव के बुजुर्गों को बता दी है और गांव के बुजुर्गों ने कहा है कि फ्यूचर बच्चों आपका है, आपने जो फैसला किया है हम आपके साथ, आमीन कह रहे हैं, हम आपके साथ हैं। वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू इन्वॉल्व इन दिस पॉलिटिक्स। हम रिटायर हो चुके हैं, आप नौजवान हैं, आप जो गांव का फैसला करते हैं आप करें। आपने अगर ये फैसला कर लिया है तो ठीक, ये मैसेज कन्वे कर दें इर्द गिर्द के गांव के लोगों को और बाकी कैंडिडेट्स को कि पीटीआई के कैंडिडेट को यहाँ आने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उसे वोट देने हैं बगैर मांगे। बाकियों को यहाँ आने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमने उन्हें वोट नहीं देने, और वो यहाँ आएंगे तो अपने इज्जत का खुद जिम्मेदार होंगे, उनकी इज्जत फिर उनके हाथ नहीं रहेगी। ये एक गांव की मिसाल है। इस तरह की मिसालें जब बाहर मीडिया के पास जाएंगी, लोगों के पास जाएंगी, तो आप क्या समझते हैं हमारे जो इस वक्त वोटर्स हैं, अगर वोटर्स पे देखा जाए तो हमारे 12 करोड़ 12.5 करोड़ वोटर हैं जिनमें से 6 करोड़ खवातीन हैं। और खवातीन में आपको पता है इस वक्त हमदर्दियां ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जो खवातीन की है पाकिस्तान की वो इमरान खान के साथ हैं कि इमरान खान, वो समझती हैं कि इमरान खान हक पे है, वो समझती हैं कि इमरान खान के जुल्म हो रहा है, वो समझती हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। और खवातीन आपको पता है सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, वो थोड़ी सी भी तकलीफ में किसी को देखती हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए 6 करोड़ खवातीन की मेजॉरिटी तो इमरान खान के हक में चली गई। अब दूसरी तरफ आ जाएं, 18 से 22 साल की उम्र के जो नौजवान हैं उनकी तादाद है 2 करोड़ 20 लाख। ये न्यू वोटर्स हैं, 2 करोड़ 20 लाख न्यू वोटर्स जो है 18 से 20 साल। इनको तो पता ही नहीं है कि 99 में मियां नवाज शरीफ साहब क्या हुआ था, ये तो पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त। और मियां साहब उस वक्त की किस्से कहानियां सुनाते हैं, वो उनके सर के ऊपर से गुजर जाती हैं और वो सुनना भी नहीं चाहते। यूथ है बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज, लेकिन ये यूथ इंप्रेस नहीं कर सकी इमरान खान की बनिस्बत हमारी यूथ को, क्योंकि हमारी यूथ तो इमरान खान के साथ पहले ही जुड़ चुकी थी और वो अभी पिछला हक अपना मांग रहे हैं कि इमरान खान को हम बतौर प्राइम मिनिस्टर दोबारा देखना चाहते हैं। उस एक दफा वो हमारी यूथ आजमाना चाहती है, उसके बाद अगर वो इमरान खान से मायूस हो गए फिर मे भी वो मरियम या बिलावल की बात सुन लें या किसी और मुनसिला या किसी और XYZ लीडर की बात सुन लें। फिल वक्त हमारी यूथ किसी और की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो मैंने रतियां राइयां की आपको एग्जाम्पल दी है, यही इस तरह की एग्जाम्पल्स आपको आने वाले दिनों में पाकिस्तान भर से मिलेंगी। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात आपने की कि हमारी यूथ के साथ जिस तरह भी इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एक अच्छा काम किया उन्होंने, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आजमाया और उस बात को पूरी दुनिया में खबर के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया। अब पूरी दुनिया में एक बात तो ये जा रही है कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स क्या हो रही है, पाकिस्तान में इलेक्शन है, ये बात तो हुई,
लेकिन असल बात ये हुई कि हमारे पाकिस्तान के नौजवानों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से या आईटी एक्सपर्टीज के हवाले से दुनिया में एक नाम गया, मैसेज गया, लोगों ने कहा अच्छा पाकिस्तान के आईटी के नौजवान इतने तेज हैं कि उन्होंने ये काम कर लिया। ये ख्याल दुनिया में किसी और को नहीं आया। दुनिया में और भी तो लीडरान हैं जो बिहाइंड द बार हैं, लेकिन उनमें से किसी आईटी एक्सपर्ट को यह ख्याल नहीं आया कि बिहाइंड द बार बंदे को आवाज को लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसका पूरा एक जो है वो स्पीच और बयान और मैसेज बाहर कन्वे किया जा सकता है और उसके बिहाइंड द बार होने में या ना होने में कोई फर्क नहीं होता। हम साबित कर सकते हैं आईटी की मदद से कि कोई इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। ये बात प्रूव की है हमारे आईटी एक्सपर्ट्स ने। तो हमारे पाकिस्तान के लोगों का, नौजवानों का कद काठ बढ़ा है आईटी की फील्ड में दुनिया भर में। एक नौजवान है यहाँ कनाडा में है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज मैं नहीं चाहता कि लोग उसके नाम से जाने, लोग उसके काम से जाने। यंग नौजवान है, पाकिस्तान से ए लेवल करके आया है, यहाँ कैनेडियन सिटीजन है, यहाँ यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ लेकिन उसने एडमिशन पीछे रख दिया। वो एक कॉल सेंटर और इस तरह के कॉल स्टॉर्म इस तरह की एक कंपनी उसने बनाई और उसने सर्विसेज देनी शुरू कर दी मुख्तलिफ कंपनीज को। मैं आमिर भाई को लिंक भेज दूंगा और कोशिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन में वो लिंक हम लगा दें। उसने सर्विसेज देनी शुरू की और वो कहता है कि मैंने सिर्फ पाकिस्तान से अपने कॉल सेंटर्स में लड़के लड़कियां जो काम करने वाले होंगे मैंने सिर्फ पाकिस्तान से लेने और कहीं से नहीं लेने। उसे बताया गया, दोस्तों ने और लोगों ने बताया कि भाई फिलीपीन से, मेक्सिको से, इंडिया से मिल जाते हैं बहुत, तुम ये क्यों करना चाहते हो। उसने कहा कि मैंने ये तय कर लिया और जिन जिन कंपनीज, अमेरिका की कंपनीज के साथ उसके पास कॉन्ट्रैक्ट हैं और बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसने कहा जिन जिन कंपनीज को मैंने पाकिस्तान से अब तक लड़के लड़कियां कॉल सेंटर्स में सर्विसेज देने के लिए दिए हैं, दे आर सो हैप्पी विद पाकिस्तानी किड्स। वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी लड़के और लड़कियों की, इनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर है, इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इनके वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा यार ये बातें हमने पहले नहीं सुनी अपने पाकिस्तानी बच्चों के बारे में। उसने कहा उसकी वजह यह है कि कभी किसी ने पाकिस्तानी यूथ को इस तरह रिप्रेजेंट ही नहीं किया अमेरिका कनाडा में। मैं सिर्फ पाकिस्तानी यूथ को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं और मुख्तलिफ कंपनी से को बताता हूं, देता हूं अपने लड़के लड़कियां कि ये ट्रायल पे एक हफ्ते आप मेरे लड़के लड़कियां ये रख लें पाकिस्तानी। मैं उन लड़कों को, उन बच्चों को पहले ट्रेन करता हूं खुद, फिर उन्हें ट्रायल के लिए भेजता हूं और वो जिस कंपनी के पास आज तक मैंने भेजे हैं 100% मेरे लड़के लड़कियां उन्होंने रख ली हैं। वो कहता है कि पाकिस्तान में मैं एक बच्चा या एक बच्ची भी बेरोजगार नहीं देखना चाहता। वो कहता है मैं यहाँ कनाडा से बैठ के अपनी, उसकी कॉल स्टॉर्म है या स्टॉर्म कॉल है, कोई भी उसकी कंपनी का नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वो कहता है कि अब तक मैंने पाकिस्तान से हजारों की तादाद में मैंने बच्चों को ऑनबोर्ड कर लिया है और वो यहाँ पाकिस्तान में अपने घर से बैठ के 1 लाख से 2 लाख और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 3-3 लाख रुपया पाकिस्तानी महीने का कमा रहे हैं अपने बेडरूम में, अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर और अपना फोन ऑन करके। दैट्स इट। मैं उसका लिंक दे दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी बच्चे बच्चियां उसके साथ जुड़ जाएं। मुझे कोई जरूरत नहीं उसे इंट्रोड्यूस कराने की, उसे इंटरव्यू करने की, उसे उसका नाम बताने की, उसे ऑन एयर लाने की, काम करने की जरूरत है। इस तरह के खामोश मुजाहिद जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, ये मौका है कि उनके साथ जुड़ जाएं। ठीक है, इलेक्शन होते रहेंगे, वोट आएंगे, चले जाएंगे, अच्छा फैसला होगा कौम का, गलत होगा, कौम इन्वॉल्व होगी नहीं होगी, आएंगे, साइड से आएंगे, जैसा भी होगे, लेकिन हमारे बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए और दुनिया में इनकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए और उनके हालात बदलने चाहिए। वो अच्छा खाएंगे, अच्छा कमाएंगे तो शायद वो कल अच्छे फैसला करने की पोजीशन में भी होंगे। थैंक यू वेरी मच फयाज बिलाना साहब। ऑफ कोर्स 4:45 पे हम खुदा हाफिज़ करके पिछले स्टूडियो में जाते हैं जहाँ से न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। बिलाना साहब थैंक यू वेरी मच सर, खुदा हाफिज़।